आज हम देखने वाले हैं इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन उनका भारत की जो शासन व्यवस्था है उस पर कब्जा 1757 के बाद स्टार्ट हो गया था। 1757 में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उनसे उनकी लड़ाई हुई। उसमें उसने अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। वहाँ से देखा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो जाता है और वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने की कोशिश में लग जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है उनका एक बार में पूरे भारत पे शासन चलता है, कुछ राजा महाराजाओं को छोड़ के। ब्रिटिश भारत बहुत बड़ा था, मतलब उन्होंने ज़्यादातर भारत के सभी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। कोशिश तो उन्होंने 1857 से पहले ब्रिटिश जो भारत था उसमें मिलाने की कोशिश तो रजवाड़ों को भी की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज देख लेते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश रूल। इसमें क्या था कि इन्होंने इनका सबसे बड़ा सोर्स था, जो भी सोर्स थे रेवेन्यू के, उनमें सबसे बड़ा सोर्स था लैंड रेवेन्यूज। तो इसमें देख लेते हैं कि जो पहली व्यवस्था अपनाई गई थी वो इजारेदारी, जिसको हम ठेकेदारी भी कहते हैं। इसको इजारेदारी या ठेकेदारी के नाम से जाना गया। ये कब स्टार्ट हुई और किसके शासनकाल में हुई, इसको देख लेते हैं। तो ये गवर्नर जनरल कौन था ये जान लेते हैं। इसमें थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल था 1772 से लेके 1785 तक। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने ही सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम का शुभारंभ किया था भारत में अपने लिए। आज देख लेते हैं इसमें और क्या है। ये कब स्टार्ट की गई थी इजारेदारी व्यवस्था? 1772 में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे है विस्तार इसका बीबीयू, हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं बीबीयू। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बीबीयू के नाम से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अगर हम ऐसे देखते हैं दिल्ली में खड़े हैं तो हम इधर जाते हैं तो सबसे पहले बिहार मिलेगा, उसके बाद बंगाल और उसके नीचे उड़ीसा। ये इन क्षेत्रों में लागू की गई थी। अब इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें थी ये हम जान लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी, और इतनी ही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे इसमें। इसमें था लगान का 5 वर्षीय प्रबंधन। जो लगान वसूल करने की जो तिथि रखी गई थी, जो समय रखा गया था, वो 5 वर्ष के लिए रखा गया था कि 5 वर्ष तक हम ये लगान निर्धारित कर देते हैं और ये आपको 5 वर्ष, हर वर्ष 5 वर्ष तक इतना इतना देना पड़ेगा। आगे है वसूली का कार्य ठेके पर देने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के अंदर, इजारेदारी व्यवस्था के अंदर, जो वसूली का कार्य था वो ठेकेदारों को दे दिया गया था कि आप ठेका ले लीजिए कि हमको वर्ष में या 5 वर्ष में आपको इतना पेमेंट करना है। आप किसान से कितना ले रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, आपके लिए है। आगे है ऊंची बोली लगाने वाले को वसूली का अधिकार दिया जाता था। इसमें बोली की व्यवस्था रखी गई थी कि जो जिस जमीन के लिए बोली लगाई जा रही है, उस जमीन के लिए जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको उसके वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा। तो जिसमें क्या होता था कि जो जो ठेकेदार या इजारेदार जितनी ज़्यादा बोली लगाते थे वो उनको उनका ज़मीन का पट्टा दे दिया जाता था और वो लगान वसूल करके सरकार को दे देते थे। और किसानों से वो कितना ले रहे हैं सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था। फिर ये दोषपूर्ण हो गई, काफ़ी परेशानी हुई इसमें। देखा कि सरकार ने एक चीज़ देखा इसमें कि जो किसान थे और किसानों के ऊपर जो ठेकेदार थे, ठेकेदार माला माल होते जा रहे थे, क्योंकि सरकार को इतना ज़्यादा वो राजस्व नहीं मिल पा रहा था जितना कि वहाँ से वसूल रहे थे। तो इसमें जो ठेकेदार थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो ये क्या हुआ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा के चक्कर में जो किसान थे वो काफ़ी गरीब होते चले गए, बहुत प्रॉब्लम्स हुआ इसमें। तो सरकार ने कुछ आगे चल के इसमें कुछ बदलाव किया। क्या किया
1777 से भूमि को 1 वर्षीय ठेके पर देने की व्यवस्था की गई। उन्हें देखा कि जितना ज़्यादा वसूल कर रहे हैं ये लोग, उतना ज़्यादा सरकार को नहीं दे रहे। वसूल तो ज़्यादा कर रहे थे किसानों से, लेकिन उतना नहीं दे रहे थे। तो 5 वर्ष के लिए ये सब फिक्स हो गया था, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी सरकार। तो आगे चल के इसने प्रावधान किया 1777 में कि नहीं, आपको अब हर वर्ष लगान को हर वर्ष देना पड़ेगा, और हमारी मर्जी होगी हम कितना बढ़ाएं और कितना कम करें। ये सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। आगे है, लगान वसूलकर्ताओं को इजारेदार कहा गया। आप देखते हैं इसमें कि जो लगान वसूल करते थे ठेकेदार या इजारेदार, उनको इजारेदार या ठेकेदार कहा जाने लगा। आगे सरकार से ठेकेदार का सीधा संबंध स्थापित हो गया। इसमें क्या हुआ कि किसानों से, मजदूरों से कोई मतलब नहीं रहा। अब सरकार को सिर्फ ठेकेदार से मतलब था कि आप हमें लगान वसूल करके दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो संबंध था वो ठेकेदार से हो गया। किसानों की जो क्या परेशानी थी, क्या कुछ अच्छा था, क्या कुछ खराब था, उससे कोई मतलब नहीं था सरकार को। आगे है किसानों की दशा खराब होने लगी। इसमें क्या हुआ, किसानों की दशा बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि जब ठेकेदारों को लगा, इजारेदारों को, जिसको भी इजारेदार कहा जाता है, उनको लगा कि सरकार ने तो फिक्स कर दिया, अब हम चाहे कितना ही वसूलें, हमको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हुआ, किसान बहुत ज़्यादा, उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मतलब वो अपनी पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे अपनी ज़रूरतों की, क्योंकि बहुत सारे लगान का जो पार्ट था, बहुत सारा हिस्सा जो खेती में जो उगाया जा रहा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ठेकेदार ले रहे थे, और सरकार को एक फिक्स राशि देने के बाद उनके पास बहुत कुछ बच जाता था। तो इस तरह से इसमें किसानों की दशा जो है खराब होने लगी। खराब तो सारी व्यवस्थाओं में होने लगी थी, लेकिन ये शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तो ये था हमारा इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर। अगला हम टॉपिक देखेंगे स्थायी बंदोबस्त। तो मेरा ही कहना है कि ये पहला वीडियो है राजस्व व्यवस्था का। ये 4 राजस्व व्यवस्थाएं मेन थी। तो हम इनको चारों को एक बार डिटेल में कराने के बाद इनको कंप्लीटली एक क्लास में इन चारों को एक बार में रख लेंगे और उनको कंपैरिजन वे में पूरा करा देंगे। क्या होगा कि इसके बाद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, और कंपैरिजन वेस में पढ़ेंगे तो वो हमको अच्छे से याद रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।